बीएससी एवं बीएससी बीएड फर्स्ट मैथ्स अवकलन गणित हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर सर्वप्रथम हम ये देखेंगे सेक्शन ए के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि वर्धमान फलन एवं ह्रासमान फलन को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों 2020 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पुटअप हो सकता है कि फलन एफ एक्स कोमा वाई के चरम मान की कसौटी लिखिए। या फिर इसके अंदर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि फलन एफ एक्स कोमा वाई के लिए आवश्यक प्रतिबंध एवं पर्याप्त प्रतिबंध या शर्तें लिखिए। ये क्वेश्चन साथियों 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में कल्याण बिंदु को समझाइए। ये क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आगे भविष्य के अंदर कि दो चरों वाले फलन के अंदर संदिग्ध स्थिति को समझाइए, या डायरेक्ट भी दिया जा सकता है संदिग्ध स्थिति को समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन ज्ञात करने की जो क्रियाविधि है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और उस विस्तार के अंदर इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आपको क्या करना है साथियों, जो आपको फलन दिया हुआ है उसको एफ या जी या किसी भी फंक्शन के बराबर मानना है आपको। तो सर्वप्रथम माना कि मैंने जो फलन दिया है उसको एफ के बराबर माना है और एफ के अंदर चर है वो दो चर अगर दिए हुए हैं तो यहाँ पर हम x कोमा वाई लिख लेंगे। उस फलन के अंदर अगर वेरिएबल या चर है वो x और y दिए हुए हैं तो हम एफ एक्स कोमा वाई सर्वप्रथम लिखेंगे। उसके बाद में उस फलन का एक बार तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं और एक बार y के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करने के बाद में स्टेप नंबर 2 के अंदर हम दोनों अवकलजों को शून्य के बराबर पुटअप करते हैं। पुटअप करने के बाद में हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त हो जाते हैं। उन इक्वेशनों को हल करके जितने भी बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने देखे स्टूडेंट्स, माना कि जैसे a1, b1 पहला बिंदु, a2, b2 दूसरा बिंदु, इसी प्रकार से आगे अगर बिंदु ज्ञात होते हैं तो उनको हम लिख लेंगे। भी बिंदु हमें ज्ञात हो सकते हैं उतने बिंदु ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात होने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम फंक्शन का द्वितीय बार अवकलज करते हैं। प्रथम बार तो यहाँ पर हमने कर लिया है, फिर हम द्वितीय बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष एक बार, फिर जो फंक्शन का y के सापेक्ष अवकलन किया है उनका एक बार दोबारा अवकलन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें द्वितीय अवकलज प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम डेल स्क्वायर एफ बट्टा डेल एक्स डेल वाई ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमने इस अवकलज को उठाया है तो इसका तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर हमने इस अवकलज को अगर उठाया है तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे पास ये मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के अंदर तो हम कुछ रूढ़िगत संकेतों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम रूढ़िगत संकेतों का उपयोग करेंगे। वो किस प्रकार से आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक बार यहाँ पर कक्षा 12 की तरह हम करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रथम बिंदु प्राप्त हुआ था उस प्रथम बिंदु पे द्वितीय अवकलज का मान लीजिए ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो हम उसको उच्चिष्ट बोलते थे। कक्षा 12 के अंदर भी ऐसा करते थे। अगर मान लीजिए प्रथम बिंदु पे द्वितीय अवकलज का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? धनात्मक, तो उसको हम निम्निष्ट कहते थे। क्या कहते थे? निम्निष्ट। यहां तक तो स्थिति सेम थी साथियों, लेकिन उसके बाद में दो चर वाले फलनों के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए यहां पर हम ये काम भी करने वाले हैं। जो x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज है और y के सापेक्ष जो द्वितीय अवकलज है उन दोनों का हम गुणा करवा देते हैं। फिर माइनस का चिन्ह, डेल स्क्वायर एफ बट्टा डेल एक्स डेल वाई इसका होल स्क्वायर, और इस मान को हम ज्ञात करते हैं। ये मान पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव आता है
तो कौन सी स्थिति होंगी, अगर नेगेटिव आता है तो फिर कौन सी स्थिति होंगी, अगर इसका मान 0 के इक्वल आ जाए तो कौन सी स्थिति होंगी। ये प्रश्न यहाँ पर समस्यात्मक बनकर रह जाता है। तो इस समस्यात्मक प्रश्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बार बार हमें ये स्टेप लिखने न पड़े, इसके लिए हम कुछ रूढ़िगत संकेतों का उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि ऊपर मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि प्रथम अवकलज का x के सापेक्ष जब हम दोबारा अवकलज करते हैं डेल स्क्वायर f बटा डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम रूढ़िगत संकेत के अंदर समोल r से प्रेजेंट करेंगे। ये मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाने वाला हूं। डेल स्क्वायर f बटा डेल वाई स्क्वायर, इसको हम t से प्रेजेंट करेंगे, और डेल स्क्वायर f बटा डेल एक्स डेल वाई, इसको हम s से प्रेजेंट करेंगे, ज्ञात करते हैं। तो यहां पर जो पहला रूढ़िगत संकेत है वो ये है साथियों, डेल f बटा डेल x, इसको हम p से प्रेजेंट करते हैं। डेल f बटा डेल y, इसको हम रूढ़िगत संकेत q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर f बटा डेल x स्क्वायर, इसको हम r से प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ABCD की अगर चर्चा करते हैं तो x के बाद में y आता है, p के बाद में q आता है। तो फंक्शन का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं एक बार, तो उसको हम p कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, p कहेंगे। और फंक्शन का अगर हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं एक बार, तो उसको हम q बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, q बोलते हैं। तो x का तो डायरेक्ट रिलेशन है वो p के साथ हो चुका है, और y का रिलेशन है वो q के साथ हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस अवकलज का एक बार दोबारा x के सापेक्ष अवकलज अगर करता हूं तो उसको हम r कहेंगे। वो किस प्रकार से, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम दोनों तरफ इस ट्रिक को अप्लाइड करेंगे। अंग्रेजी के अंदर x इस तरीके से लिखा जाता है, और इसको अगर मैं नीचे यहां से मिला देता हूं तो साथियों आपको r की कंडीशन दिखाई दे रही है। किसकी कंडीशन दिखाई दे रही है, r की। तो x का संबंध r से, x का संबंध हम r से लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रथम अवकलज का x के सापेक्ष अगर पुनः अवकलन करता हूं तो ये कंडीशन r बनती है। ये कंडीशन क्या बनेगी, r बनती है। और इस लॉजिक को हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल X इस तरीके से लिखा जाता है, और X के अंदर दो लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, दो लाइनें हैं। दो लाइनों का अर्थ ये हुआ कि हमें जो प्रथम अवकलज मिला है उसका दोबारा अवकलज करना है। दो लाइन का अर्थ ऐसा लगाइए, और इस x को मैं अगर यहां पर नीचे से मिला भी देता हूं साथियों, तो ये आपका r बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है, r। तो द्वितीय अवकलज x के सापेक्ष ये r कहलाएगा। ये मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये रूढ़िगत संकेत है वो आपको याद हो चुका है। उसके बाद में अगर मैं इस अवकलज का दोबारा y के सापेक्ष अवकलज करता हूं तो ये आपका साथियों t रहेगा। क्या रहेगा, t। इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, अंग्रेजी के अंदर y इस तरीके से लिखा जाता है, y इस तरीके से लिखा जाता है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस कट को मैं आगे बढ़ा देता हूं तो ये आपका t दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है साथियों, t। और इस y के अंदर भी अगर आप गौर से देखते हो तो दो लाइनें हैं। एक लाइन तो ये रही साथियों, और एक लाइन ये रही, एक लाइन है ये रही। तो दो लाइनों का अर्थ ये हुआ कि पहले जो अवकलज ज्ञात किया है उसका पुनः y के सापेक्ष अवकलन अगर हम कर दें तो इसको t से प्रेजेंट करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये दोनों रूढ़िगत संकेत है वो आपको क्लियर हो चुके हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर f बटा डेल x डेल y और बराबर है s। अगर मैं यहां पर प्रथम अवकलज ये उठाता हूं और y के सापेक्ष अगर मैं इसका पुनः अवकलन कर देता हूं तो यही मान मिलेगा, या फिर ये मान अगर मैं पहले उठाता हूं और x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं तो ये मान मिलेगा मेरे। अगर मैं अवकलज उठाता हूं और x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं तो ये अवकलज हमें प्राप्त होने वाला है, और इस अवकलज को हम s कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, s। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं साथियों। ये संकेत आप भली भांति जानते हो, डॉलर का संकेत है।
किसका संकेत है? डॉलर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक लॉजिक की सहायता से इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो रुपए अर्थात पैसे हैं वो धातु के भी बने होते हैं और कागज के भी बने होते हैं। हम मैथ के अंदर प्रत्येक जगह ये मानते हैं, माना कि कागज का मूल्य x रुपये है जबकि धातु का मूल्य है वो y रुपये है। जहां पर डॉलर या अर्थात मुद्रा का जिक्र होता है तो इस प्रकार से आप कागज और धातु वाली ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका एक बार तो x के सापेक्ष अवकलज होगा और एक बार y के सापेक्ष अवकलज होगा और ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो s कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? s कहलाएगा। इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो कक्षा 12 के अंदर आपने डेल स्क्वायर f बटा डेल एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव और नेगेटिव से उच्चिष्ट और निम्निष्ट का आंकलन किया, वही काम यहाँ पर बीएससी के अंदर आप आर की सहायता से करने वाले हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम किस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जांच करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस मान को हम बार बार लिखेंगे तो ये काम कठिन है साथियों। तो यहाँ पर इसकी जगह तो मैं आर लिखूंगा, इसकी जगह में टी लिखने वाला हूं और इसकी जगह में एस लिखने वाला हूं। अगर यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर मैं ज्ञात कर लेता हूं और ज्ञात करने के बाद में ग्रेटर देन जीरो अगर हमें मिल जाता है, ग्रेटर देन जीरो हमें मिल जाता है और आर का मान जीरो से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है, तो उस बिंदु को हम उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हम उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे। सेम कक्षा 12 की तरह ही यहां पर होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर टी माइनस एस स्क्वायर ये दोनों मान अगर धनात्मक है, जीरो से बड़े हैं, तो बिंदु निश्चय ही उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होगा, लेकिन वो आर पे निर्भर करेगा। आर अगर जीरो से छोटा है तो उच्चिष्ट है, आर अगर जीरो से बड़ा है अर्थात पॉजिटिव है तो उस बिंदु पर फंक्शन है वो निम्निष्ट होगा। क्या होगा? निम्निष्ट होगा साथियों। अब हमें जितने भी बिंदु प्राप्त हो रहे हैं उन सभी बिंदुओं के लिए ये कंडीशन हमें चेक करनी होगी। तो प्रथम बिंदु पे हमने इस प्रकार से चेक किया, तो अगर r लेस देन है जीरो से तो उच्चिष्ट होगा, r ग्रेटर देन है तो क्या होगा? निम्निष्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में अगली कंडीशन आर टी माइनस एस स्क्वायर उस बिंदु पे अगर ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है तो उस बिंदु को हम कल्याण बिंदु बोलते हैं, सैडल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैडल पॉइंट। और ये क्वेश्चन साथियों 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सैडल पॉइंट या कल्याण बिंदु को समझाइए या परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो से ही छोटा आ जाए तो आगे परीक्षण किया जाना आवश्यक है, या इस मान को हम चरम मान नहीं है ऐसा बोलते हैं। इसका कोई भी चरम मान नहीं है, नहीं तो ये उच्चिष्ट है नहीं निम्निष्ट है। उसके बाद में आगे वाली कंडीशन ये भी अप्लाइड हो सकती है, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो मिल जाए तो इस स्थिति में संदिग्ध होती है ये स्थिति। आगे हमें जांच की आवश्यकता होती है। आगे जांच का अर्थ ये हुआ कि हम तृतीय बार अवकलन करके भी चेक करेंगे कि ग्रेटर देन है या फिर लेस देन। ऐसा कोई क्वेश्चन आगे पुटअप होगा तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने की जो क्रियाविधि है वो आपको समझ में आ चुकी है। अब जो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों के जवाब हम जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमने अभी जो सेक्शन ए के अंदर जितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं सर्वप्रथम ये देखा था और इन सभी क्वेश्चनों के जवाब हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्धमान फलन को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? वर्धमान फलन का जो संकेत है वो एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ होता है। यदि fx का मान x के बढ़ने के साथ बढ़ता है तो fx एक वर्धमान फलन कहलाता है। और ऐसे फलनों में x के साथ fx की वृद्धि की दर है वो धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होनी चाहिए। वर्धमान फलनों के लिए dy अपॉन dx प्रथम जो अवकलज है वो धनात्मक होता है साथियों। जैसे हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि fx बराबर x स्क्वायर, x का जब मैं एक मान पुटअप करता हूं तो y का या fx का मान एक प्राप्त होता है। अगर मैं 2x का मान पुटअप करता हूं
तो फंक्शन का मान है वो 4 मिलता है। इस प्रकार से मान है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर इसका मैं अवकलज अगर करता हूँ तो भी 2x आता है साथियों, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। तो ये वर्धमान फलन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में ह्रासमान फलन, यदि fx का मान x के बढ़ने के साथ घटता है, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो fx एक ह्रासमान फलन कहलाता है। और ऐसे फलनों में x के साथ fx की जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक होनी चाहिए। अतः ह्रासमान फलनों के लिए dy/dx ऋणात्मक होता है। इसके लिए ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, fx बराबर 1/x। x का मान तो यहाँ पर बढ़ रहा है, अगर मैं 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, लेकिन बराबर में 1/x अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है तो जैसे ही हम ये सभी मान बढ़ते क्रम में पुटअप करेंगे तो पूरे फंक्शन का मान घटेगा साथियों। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ तो ये 1/2 हो जाता है। तो इस प्रकार से मान घट रहा है। और इसका अगर मैं अवकलज करता हूँ तो 1/x का जो अवकलन है वो साथियों -1/x² ऋणात्मक हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये एक ह्रासमान फलन का एग्जाम्पल है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन ये था कि फलन f(x, y) के चरम मान की कसौटी लिखिए। अगर चरम मान की कसौटी अगर हमें पूछी जाती है तो हम आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों लिखने होते हैं। अगर हमें ओनली फॉर आवश्यक प्रतिबंध अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं और फंक्शन का y के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं, और उन बिंदुओं को उसके अंदर में अगर पुटअप कर देता हूं और यहाँ पर 0 के बराबर लेके जो हम कंडीशन अप्लाइड करते हैं, यही हमारा आवश्यक प्रतिबंध है। पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर अभी हमने पढ़ा है rt-s² ग्रेटर देन 0 है और r लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट प्राप्त होता है। rt-s² ग्रेटर देन 0 है लेकिन r ग्रेटर देन 0 है तो निम्निष्ट मान प्राप्त होता है। साथियों, कक्षा 12 के अंदर इस चीज़ का अध्ययन आपने किया है। r कोई अलग चीज़ नहीं है, दिए गए फंक्शन का द्वितीय अवकलज ही है। अगर ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट, धनात्मक है तो निम्निष्ट, ये दो केस तो सेम है। अब उसके बाद में अगर ये पूरा का पूरा मान ही अगर ऋणात्मक हो जाए तो उसको हम कल्याण बिंदु या चरम मान नहीं है ऐसा बोलते हैं। अब उसके बाद में अगर ये मान 0 के इक्वल हमें प्राप्त हो जाए तो इस स्थिति को हम स्निग्ध स्थिति कहते हैं। आगे जांच की आवश्यकता है और आगे जांच हम किस प्रकार से करते हैं, कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि 2 चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जो क्रियाविधि है वो आपको भली भांति समझ में आ चुकी है। पहले हम 2 चरों वाले फलनों के एग्जाम्पलों को हल करेंगे, क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। उसके बाद में अगर हमें 3 चर दिए हुए हैं तो उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं और अनिर्धारीय गुणांकों की एक जो क्रियाविधि हल करने का जो एक प्रोसेस है वो लांगराज के द्वारा दिया गया है, उसका भी हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।